इतने इतने कमजोर और लाचार हो चुके हैं अमेरिकन। असला इनका जा रहा है, पैसा इनका जा रहा है, और इजराइल इनकी बात ही नहीं सुन। मैं जब भी मैंने भारत या भारतीय लोगों से बात की है तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमने ख्वाहिश की है, हमने हमेशा पहल की है, चाहे वाजपेयी साहब आए, चाहे मोदी साहब आए, लेकिन उसके बाद आपने यू हैव बैक स्टैब्ड मी, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी। सब इस वक्त यूएई और दूसरे ममालिक के साथ, और इलेक्ट्रॉनिक सारा होगा, ये करेंसी वाला काम जो है ना, वो चीमा साहब दे हैव बिकम सो एडवांस इन इट, और अब यूज्ड टू है, पूरी दुनिया के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान कौन सा पहला मुल्क होगा? आपको यू हैव टू वर्क विद देयर टर्म्स। उसकी वजह ये है आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है। उनका ट्रेड पहले ही बहुत स्पीडों पे है, चीजों के साथ है, उन ममालिक के साथ। आपको उनके साथ काम करना होगा, आपकी मजबूरी है। बल्कि पाकिस्तान तबाह होने, खत्म होने वाला है। उन्होंने कहा था खत्म नहीं हो रहा है, ऐसे ही चलेगा, ये सजा है। वो कहते सजा है, मारना नहीं है ना, पानी पिया पिया के मारना है, पैंडा करा करा के मारने लगे ना। ये पाकिस्तान जो है 250 मिलियन लोगों को सजा दे रहे हैं, सजा है ये, बददुआएं भी हैं, सजा भी है। ये 250 मिलियन लोग, अब चाइना उनके साथ है, और जो आपकी सैंक्शंस फेल हुई हैं उस पर चाइना ने, रशिया ने बहुत पैसा बनाया, उनके पास बहुत पैसा है इस वक्त। रूबल वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी लास्ट ईयर। तो इनके पास इस वक्त यहां पे क्या है चीमा साहब? यहां इनके पास इस वक्त सिवाय नाकामियां, शर्मिंदगी, डीमोरलाइज्ड पुलिस, डीमोरलाइज्ड आर्मी और डीमोरलाइज्ड हैफ अमेरिका के अलावा कुछ भी नहीं। कुछ डार साहब ने देखो चीमा साहब, ना देखो ये मजाक कर रहे हैं, उनका भी मजाक है चीमा साहब। वो किस तरीके से कहते हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन चाहते हैं भारत से हम ट्रेड करें। अच्छा जी, तो आप क्या चाहते हैं? इधर ताकतवर हल्के क्या चाहते हैं? आपके चाहने से क्या फर्क पड़ता है? मैं ये पूछना चाहूंगा। वो इल्जाम आपसे बार बार आप पे लगाते हैं, इल्जाम के यू आर इन्वॉल्वड इन दहशतगर्दी और टेररिज्म में, उसको आपने सॉल्व करने के लिए क्या लिया? आपने उनको एतमाद में लेने के लिए क्या किया है? कोई स्टेप उठाया आपने वो जो हमारे हाफिज साहब है उनके बारे में उनको क्लैरिफिकेशन की, सबसे बड़ा उनको इतराज उस पे है। आपके कहने से क्या होता है? दूसरी एक बात है, इनको पता नहीं ना, इनको मेरा ख्याल है दादो शुमार नहीं देखते। 8.4% पे उनकी ग्रोथ चल रही है इस वक्त। और तीसरी बात उनकी देखें, अगलों ने जाकर रेड सी से अपने उठा के ले आए हैं जो कजाक है, और उनको ट्रायल कर रहे हैं अगले इंडिया के अंदर। इस वक्त अमेरिकन शिप कैरियर से ज्यादा इंडियन शिप कैरियर रेड सी के अंदर है। इनके कहने से क्या होता है? और ये तो कैरियर बैग के साथ आते हैं, लंदन से लंदन वापस चले जाएंगे। इनके कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? इनके कहने ना कहने, इनकी तो इन्होंने किसी के कहने पे कह दिया होगा। मैं तो अभी चीमा साहब अगले दिन अमृतसर से आया हूं, वहां से भी इंटरेस्ट मौजूद है, लेकिन वो तब तक नहीं करेंगे जब तक उनके साथ ये टेररिज्म के हवाले से उनको इत्मीनान में नहीं लेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आज की बात है, डॉक्टर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट है, सिंगापुर गए हैं दौरे पर, वहां से उन्होंने स्टेटमेंट दी है टेररिज्म के हवाले से, मॉस्को के हवाले से। और स्टेटमेंट उनकी यही क्या, टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट रिगार्डलेस व्हाट लैंग्वेज ही स्पीक्स, इट्स नॉट एन एक्सक्यूज। वो इन्होंने इशारा दर हकीकत अगर सोचा जाए तो अच्छे तालिबान बुरे तालिबान की तरफ भी दिया है उन्होंने, लेकिन इट इज एन इशू। और इस इशू में देखेंगे क्योंकि आईसिस के ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। और आईसिस के कौन है? आईसिस खुरासान है, जो आपके बैकयार्ड में है, आपके बैकयार्ड में। और रशिया विल रिटेलिएट, ये भी मैं बता रहा हूं। उसकी वजह ये है 88% वोट लेके जीता पुतिन। वो अभी तक अपने नशे में चूर है, उसका जवाब देगा वो। कौम उसके साथ है, नेशनलिस्ट है, कौम परस्त है वो, उसका जवाब देगा जवाब वो। और उसने तर हकीकत मैं बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूं, क्योंकि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सेटबैक टू मॉस्को, टू रशिया। उसमें चीमा साहब आज मैं बल्कि आपको कुछ नई चीजें भी बताना चाहूंगा, वेस्टर्न किस तरह बिहेव कर रहे हैं। शॉक्ड। डीडब्ल्यू ने कहा है कि उन लोगों के चेहरों के ऊपर सुरख निशान थे, उनको थप्पड़ मार मार के यहां लाया गया। नहीं, फुल पागले होंगे ना उन्होंने। वो 4 जो टेररिस्ट लाए हैं, वो जिनके ऊपर चार्जेस हैं, कहते हैं उनको पट्टियां लगी थी, उनकी आंखें सुरख थी, और एक जो वो बेहोश हुआ था। नहीं, फुल पागले होंगे ना उन्होंने, ताड़ियां मार गए, नचदे होते आले दुआले। 137 बंदा मर चुका है चीमा साहब, 137 हैव बीन किल्ड। और जाती दफा बारबेरियनिज्म की इंतहा की है उन्होंने, कि आग लगा के आए हैं ताकि यह जिंदा यहां से कोई बच के ना निकल सके। जाती दफा आग लगाई है उन्होंने, उसको जो क्राकस सिटी हॉल था उसको उन्होंने आग लगाई उसके बाद। तो चीमा साहब इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उसकी वजह यह है, 2-4 चीजें मैं बताना चाहूंगा कि इसके बारे में। मैं तो आपको पता है चीमा साहब, मैं तो इसमें मुसलसल देखता हूं इंटरनेशनल मीडिया इस पे किस तरह बिहेव करता है। इस वक्त रशिया के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं, बड़ी खतरनाक आवाजें, वो क्या है? एक तो वो हैरान है इस चीज के ऊपर कि हमला होता गया है तो फौरी ही अमेरिका ने यूक्रेन को डिफेंड क्यों किया है। व्हाई दे वर सो श्योर कि यूक्रेन इज नॉट इन्वॉल्व, हाउ दे वर सो श्योर। और उसके बाद मिस्टर करबी की जो स्टेटमेंट आई से 2 हफ्ता पहले आई थी, उस पर भी वो उनको क्वेश्चन मार्क है। आवाजें पहले मैं आपको मैं इसके साथ रेफरेंस के साथ एक चीज बताना चाहूंगा चीमा साहब। जब पुतिन साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच दी थी तो उसके अंदर उन्होंने इंकिशाफ किया था कि हमें यूक्रेन के अंदर से फ्रेंच स्पीकिंग और ब्रिटिश स्पीकिंग एक्सेंट की हमने चैटर सुने हैं। इट मींस कि नेटो सोल्जर्स आर ऑलरेडी फाइटिंग इन यूक्रेन, ये उनकी विक्ट्री स्पीच में था। तो ये जो अब अटैक किया गया है, दे आर कंटिन्यूअसली पॉइंटिंग फिंगर्स टुवर्ड्स 2 कंट्रीज, यूएस एंड इजराइल। और जिस तरीके से मेरे यहां पे कभी जब ये अमेरिका ताकतवर था,
तो यहाँ पे जॉर्ज बुश जूनियर ने प्रीएम्प्टिव अटैक और पेट्रियट एक्ट का यहाँ पे जो फैसला कर लिया था कि प्रीएम्प्टिव, यू आर नॉट द ओनली नेशन इन द फ्यूचर विल डू द प्रीएम्प्टिव अटैक्स, दे हैव राइट्स टू डू एट द सेम टाइम मिस्टर अंकल साहब। अब चाइना उनके साथ है, और जो आपकी सैंक्शंस फेल हुई हैं उस पर चाइना ने, रशिया ने बहुत पैसा बनाया, उनके पास बहुत पैसा है इस वक्त। रूबल वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी लास्ट ईयर। तो इनके पास इस वक्त यहां पे क्या है चीमा साहब, यहां इनके पास इस वक्त सिवाय नाकामियां, शर्मिंदगी, डीमोरलाइज्ड पुलिस, डीमोरलाइज्ड आर्मी और डीमोरलाइज हाफ अमेरिका के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अब इस वक्त दिस इज, मेरे ख्याल में द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी वेरी सीवियर। रशिया विल रिटेलिएट। मैं बता रहा हूं, 2 अटैक तो उन्होंने कीव पे किए, उन्होंने मिसाइल मारे हैं, लेकिन इससे बात आगे जाएगी। पहले भी, बल्कि अपनी विक्ट्री स्पीच के अंदर ही पुतिन साहब ने कह दिया था कि दे आर प्लानिंग टू इन्वेड मोर यूक्रेन। वो सैकड़ों मीलों का बफर जोन बनाना चाहते हैं टू सेव द रशियन मेनलैंड, जिस पे अटैक कर रहे हैं इस वक्त। असला सारा इस्तेमाल हो रहा है। और चीमा साहब, इतनी आसान बात नहीं। दूसरी आज मैं ये बात बताना चाहूंगा, आज इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे आज मिल रहे हैं ऑस्टिन लॉयड से, जो कि खुद रेथिंगहाम के अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। उनको उन्होंने लिस्ट दी है, उन्होंने कहा ये ले लें लिस्ट, ये चीजें जल्दी से जल्दी एक्सपेडाइट तरीके से हमें इजराइल में भेज दें। और दुख वाली बात यह है कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त अमेरिका जोर लगा चुकी है कि राफा के अंदर इजराइल मिलिट्री ऑपरेशन ना करता। दे सेड वी डोंट केयर, वी डोंट गिव अ डैम, इन अदर वर्ड्स। जिस तरह मैं बर्नी सैंडर की बात करता हूं कि इतने कमजोर और लाचार हो चुके हैं अमेरिकन, असला इनका जा रहा है, पैसा इनका जा रहा है, और इजराइल इनकी बात ही नहीं सुन। तब कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है वो बड़ा पैम्पर्ड है, वो तो इस काबिल ही नहीं है कि दुनिया की मार्केट्स के साथ काम कर सके। इंडियन बिजनेसमैन जो कि पूरी दुनिया से काम कर रहा है, वो कैसे काम करेगा? और दूसरा, तार साहब इंडियंस कहते हैं हमने इंडियन रुपए में कारोबार करना है खिते के ममालिक के साथ, और वो बहुत सारे, तो हम रेडी हो जाएंगे इंडियन रुपया पाकिस्तान में आए, ये या वो कम से कम वो करेंसी जो है वो उसमें ट्रेड हो। तो ये जरा इसकी प्रैक्टिकलिटी जो है ये करने की, उस पर जरा बताइएगा कि, और हमारे बिजनेसमैन जो है वो कहते हैं जब तक लंदन, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, बर्लिन, पेरिस के वीजे ना हो तो हमसे तो कारोबार ही सही नहीं होता। हमारे बिजनेसमैन में सच्ची मसाले दे रहा हूँ, हमारे डिप्लोमेट पेट मार गए ने, और चैनेटर जो कहते नहीं ऐसा नहीं जाना, सानू लॉस एंजलिस का वीजा चाहिए, हमें अमेरिका का वीजा दिया, हमने वहां जाना है। तो हम तो इस माइंडसेट में है। तो तार साहब ये हम रेडी है इंडियन करेंसी में कारोबार करने के लिए? इंडिया ने तो शिक्की बड़ी रख देनी है, मिल लगता नॉन जी ने बजा देना। नहीं चीमा साहब, दर हकीकत बॉर्डरिंग एरियाज के अंदर एपेटाइट मौजूद है भारत की तरफ से भी, और लेकिन सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी जो आपकी जो मुश्किल आएगी कि वो जब तक आप उनको एतमाद में नहीं लेंगे, दहशतगर्दी के हवाले से वो बात नहीं करेंगे। ये मैं उनसे मैंने बड़ी दफा पूछा है, बल्कि मैं फिर जा रहा हूँ वापस इलेक्शन के बाद, ओनली फॉर दिस रीजन। लेकिन जब, और दूसरा सबसे पहला ट्रेड जो शुरू होगा वो पंजाब वाली साइड से शुरू होगा, जो पहले जिस तरह माजी का स्टेटस था, स्लोली ग्रेजुअली ये सारा प्रोसेस होगा। और करेंसी उनके, देखें वो करेंसी अपनी में सारा कुछ करेंगे, ये गारंटीड है, आपको तैयार होना पड़ेगा उनके साथ। उसकी वजह यह है चीफ साहब, इस वक्त यूएई और दूसरे ममालिक के साथ और इलेक्ट्रॉनिक सारा होगा, ये करेंसी वाला काम जो है ना, वो चीमा साहब दे हैव बिकम सो एडवांस इन इट, और अब यूज टू है, पूरी दुनिया के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान कौन सा पहला मुल्क होगा? आपको यू हैव टू वर्क विद देयर टर्म्स। उसकी वजह यह है आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है। उनका ट्रेड पहले ही बहुत स्पीडों पे है, चीजों के साथ है, उन ममालिक के साथ। आपको उनके साथ काम करना होगा, आपकी मजबूरी है। बल्कि चीमा साहब, मैं जो मैं ख्वाब देखता रहा हूं, आज भी देख रहा हूं, वो यही है कि पाकिस्तान भारत का ट्रेड शुरू हो, दूसरे मसाइल अपनी जगह पे खड़े रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड होगा पाकिस्तान के लिए जरूरी इसलिए है कि इन्फ्लेशन कम होगा, महंगाई खत्म होगी, गरीब भी सांस लेना शुरू करेगा। और जब ट्रेड होता है, आसूदगी आती है, दूसरे मसाइल पे आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाते हैं। दिस इज व्हाट माय प्लान वाज और इज। लेकिन देखें कि ये, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। मैंने भारत या भारतीय लोगों से बात की है तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमने ख्वाहिश की है, हमने हमेशा पहल की है, चाहे वाजपेयी साहब आए, चाहे मोदी साहब आए, लेकिन उसके बाद आपने यू हैव बैक स्टैब्ड मी, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी नेबर मैन। यही गिला आता है हमेशा, और अब उसके लिए आपको सॉलिड स्टेप लेने होंगे, उनको सेटिस्फाई करना होगा। उसकी सबसे एक और वजह भी है चीमा साहब, आप उनको छोड़ दें। आपके साल डेढ़ बाद तो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाती है, हुकूमतें चेंज हो जाती हैं। आईएमएफ को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो कहते हैं हम साइन करके जाते हैं, अभी वॉशिंगटन डीसी पहुंचते हैं, पीछे से फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो जाता है, वो नया आता है, गालियां निकालना शुरू कर देता है आईएमएफ को। देखें ना, आप खुद देखें, अपनी स्टेबिलिटी के हालात देख लें। आप एक हफ्ते के अंदर 3 दहशतगर्द सुसाइड अटैक हो रहे हैं। इन सर्कमस्टांसेस में ट्रेड किस तरह आप कर सकते हैं? यू आर इन सर्वाइवल मोड, यू आर नॉट इन अ ट्रेड मोड। आप ट्रेड मोड में आएंगे, लेकिन आपकी विल होनी चाहिए, सख्त फैसले करने की सलाहियत होनी चाहिए। वो अब पता नहीं किस तरह आएगी, क्या नहीं आएगी। आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हालात अभी तक तो जिस तरह है, आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है चीमा साहब। आप अभी तक तो लोग यही डर रहे हैं कि अमेरिकन जो है एम्बेसडर जाके अडियाला जेल में मुलाकात करेगा तो क्या होगा। उसके बाद ये कि पिछले एक हफ्ते के अंदर चीमा साहब, मैंने तो आपको बताया नहीं, जो एक हवा चल चुकी है
डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक फेक वीडियो बना के बड़े बड़े लोग उस पर तालियां बजा रहे हैं, बड़े बड़े लॉ मेकर इकट्ठे हो चुके हैं। और यहां पे इस वक्त पीटीआई अमेरिका ने इतना डॉलर पता नहीं कहां से लेकर आए हैं जो इन्होंने कांग्रेसमैनों पे फेंका है। वो तोते की तरह बोलते जा रहे हैं कांग्रेसमैन और सेनेटर। मैं हैरान हूं इस बात पे। कल किसी ने कह दिया, मैं खैर चीमा साहब मैंने उसको लर्न करने की कोशिश की है। जिस कमरे के अंदर वो हियरिंग हो रही थी वहां पे 2-3 लोग ऐसे बैठे हैं जो डीप पॉकेट्स लेकर इन सेनेटर्स के पीछे। मैं पहचान गया था कि कौन कौन से कांग्रेसमैन है और इनको कौन कौन लेकर आया है। लेकिन दुख वाली बात है, जो मैंने इसमें से मेरा सबसे बड़ा दुख था वो ये था, काश मेरे मुल्क का मुकदमा भी कोई ऐसा ही लड़ता। काश मेरे मुल्क का मुकदमा भी आईएमएफ के सामने कोई इस तरह ही लड़ता। काश करप्शन और दहशतगर्दी के लिए भी ये खड़े होते। लेकिन बड़े बड़े, खैर मैं उनको पढ़ा लिखा तो नहीं कहता, जिस तरह एमबीबीएस डॉक्टर, उसको तो सिर्फ यही पता होता है ना कि मेडिसिन किस तरह देनी है, उसको क्या पता सोसाइटी में क्या पक रहा है। ज्यादातर बच्चे वही हैं जो डॉक्टर जिन्होंने वही लोअर मिडिल क्लास से मुख्तलिफ बहावलपुर और डाओ तो इधर उधर के एमबीबीएस करके या यूएसएमएलई करके वो समझते हैं वी हैव बिकम गॉड, और वही इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। उनको कुछ पता नहीं है। उनसे मैं जब बात करता हूं, भाई तुम्हारे मुर्शिद ने उस्मान कौन था, हमारा जो बुजदार कौन था, पीरनी कौन थी, गोगी कौन थी, फौरन भाग जाते। मैं कहता हूं यार मुझे ये बताओ कि कभी एटॉमिक पावर भी काले जादू से बकरों से चली है, फिर भाग जाते हैं वहां से। लेकिन हम शॉक के डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब एक कमेंट आपकी तरफ मैं अभी देख रहा था, द हिंदू ने रिपोर्ट छापी थी, और एक मैं पीआईए पे वाले से भी बात करना चाह रहा हूँ। द हिंदू ने ये रिपोर्ट छापी है कि जो अमृतसर के ट्रेडर हैं, दे आर हैप्पी अबाउट, दे हैव कम एंड दे हैव वेलकम दिस कॉल, जो कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम ट्रेड करना चाहते हैं, उन्होंने वेलकम किया है इस हवाले से। जाहिर बात है बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं तो एक होता तो है। दूसरा तार साहब, वो हमारे सागदार साहब लंदन गए, ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर उनको मिले ही नहीं वहां पे। और मजे की बात सुने, मैं वैसे जिसे कहते हैं ना स्पेकुलेट करने लगा हूँ। ये वहां गए हैं, जाते बेल्जियम गए हुए थे, जाते हुए भी लंदन रुके हैं, वापसी भी आते हुए रुके हैं। हालांकि बेल्जियम पिछा में, लंदन आगे जाना पड़ता था, पता नहीं क्या इनका मजाज है। लेकिन तार साहब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनको शायद वहां पे फॉरेन सेक्रेटरी साहब मिले नहीं है, या उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई। अब उनकी कॉल आई है पीछे से, तो उन्होंने कहा है जी, और आज वो सागदार साहब कह रहे हैं कॉल हमें आई है फॉरेन सेक्रेटरी की, और वो कह रहे हैं जी पीआईए की फ्लाइट चलाएंगे। तार साहब ये पीआईए की फ्लाइट चल जाएगी। एक तरफ हम बंद करने लगी कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं $500 मिलियन का ये सफेद हाथी है, इसको खत्म करें। दूसरी तरफ हम बड़े खुश हो रहे हैं कि इंग्लैंड तक जो है वो पीआईए जाएगी। तो इस पे थोड़ा कमेंट कर दें कि ये पीआईए वर्केबल है या कि इसको बंद कर देना चाहिए, जब वो सारे तो टोरंटो वाली तो फ्लाइट कामयाब चल रही है। चीमा साहब, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इस वक्त इसहाक डार साहब बजाय फॉरेन मिनिस्ट्री के, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर ज्यादा क्रिटिसाइज आजकल कर रहे हैं। लोग बेजार हैं इस चीज से कि वो ही इज ट्राइंग टू पोक, वो उन्होंने शायद बल्कि खुश भी नहीं सुना है, वो उन्होंने अपनी ये बेइज्जती समझी है कि मुझे फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है, मुझे ट्रेड मिनिस्टर। मेरी तो उन्होंने कहा जी मेरे तो तजर्बा सी IMF ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ पाकिस्तान ਦਾ, मेरा तो फाइनेंस ਦਾ तजर्बा सी सारा, तो मैंने ਇੱਥੇ लिया के बाछड़िया ने। मेरे हिसाब से वो खुश भी नहीं है और क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं बड़े मुसलसल औरंगजेब साहब को। एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर सरकारी खर्चे पे बच्चों से मुलाकात हो जाए, प्रॉपर्टी के किराए शराय कलेक्ट कर लिए जाए तो क्या आ रहा है चीमा साहब। बेल्जियम क्या है, ये पहले उमरा भी जाते हैं तो लंदन से होके जाते हैं उमरा करने के लिए, वो क्या फर्क पड़ता है, सरकारी खर्चा तो कोई। हाँ, पीआईए की फ्लाइट इसलिए है कि उसमें फैमिली जरा चली जाया करेगी, सारी सामान उधर से आ जाए, सोफे आ जाया करेंगे, उधर से मशीनें आ जाया करेंगी घरेलू इस्तेमाल की। तो इस तरह हमारी तो पीआईए इस तरह इस्तेमाल होती। चीमा साहब, मैं आपको खासकर ये कहना चाहूंगा, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगले 2-3 हफ्तों के अंदर इन्होंने पीआई के 2 टुकड़े करके इसको फाइनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आईएमएफ बड़ा बेजार है। आईएमएफ बड़ा बेजार है। कोई फ्रंटमैन ढूंढे जा रहे हैं कि जिनके नाम पे ट्रांसफर करके ये चीजें जल्दी से जल्दी आईएमएफ को दिखा दिया जाए कि ए फाइल ये बंद हो गया। तो चीमा साहब ये एक मजाक ही है। अगले दिन बल्कि 150 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने भी अप्रूव कर दिया है। मुझे किसी रियल एस्टेट एजेंट ने दुबई से बताया है कि कई लोग कॉलिंग कर रहे हैं कि अच्छे प्रॉपर्टी दिखाएं आप, किधर किधर है दुबई के अंदर और अबू धाबी के अंदर। लेकिन चीमा साहब जब तक मैं एक ये भी कहना चाहूंगा, चीमा बताना चाहूंगा, बड़ा इतराज है, कहते हैं जी मिलिट्री कोर्स नहीं होनी चाहिए। मिलिट्री आपके पास कोर्स और कौन सी चल सकती है? किसी और कोर्ट का आप बात होने देते हैं यहाँ पे? आजकल ये भी एक केस चल रहा है ना, मिलिट्री कोर्ट्स भी अपने फैसले देने वाली ये सारी चीजें सुना है, वो भी मैच्योर हो चुका है। मेरे ख्याल में तो कोर्ट्स होनी मिलिट्री चाहिए पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में। उसकी वजह ये दूसरी कोर्ट्स तो काम ही नहीं करती। पहले वो पट्टी कोर्ट सी लाहौर वाली, आजकल उथे वो नसवार कोर्ट है पिशौर वाली। मेरा मतलब कुछ खुदा दा खौफ करो यार, ये कोर्ट्स हैं। चीमा साहब पिछले 4 साल से अदालतों ने मजाक बना दिया है जुडिशियल सिस्टम को। 4 साल से कोई सिस्टम नहीं काम। आज और जिस तरह के फैसले वो कर रही है पेशावर कोर्ट, और फिर उन जजों की रिश्तेदारियां देखें, पीटीआई के सारे जो टिकट होल्डर हैं उनके कजन सारे या भाई उनके जो है वो जिस पर हाई कोर्ट के जज। पता नहीं फिर ये किस तरह पाकिस्तान चलाया जा रहा है, कौन चला रहा है पता नहीं। उमर अयूब साहब तो कहते हैं कि फरिश्ते डाल गए वोट, मेरे ख्याल में तो फरिश्ते पाकिस्तान को चला रहे हैं, वरना को नजर तो नहीं आ रहा कि गवर्नर से इसको कहा जाए।
मुझे समझ, आज का जो एचिसन की जो चीजें आई हैं, हमारे शहबाज शरीफ साहब को इस पे बयान देना चाहिए था, उनकी कैबिनेट का बंदा है वो। गवर्नर साहब को होल्ड पे डाल देना चाहिए था जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन ना होती। आज चीमा साहब क्या ही अच्छा होता, खुद रिजाइन कर देते, कहते जब तक ये क्लैरिफाई नहीं होता मैं कैबिनेट से रिजाइन करता हूं। लेकिन अगर वो करेंगे तो फिर लोग मुतासर हो जाएंगे, कहेंगे यार ही इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर। अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर लोग शायद मेरे जैसे ये कहना शुरू कर दें कि पाकिस्तान बच गया है या पाकिस्तान बच जाएगा। क्यों करेंगे ऐसे, क्यों करेंगे? क्योंकि इन्हीं तरह के लोगों ने बिल्कुल 76 साल पाकिस्तान के साथ ये जुल्म किया है। मेरा ख्याल है ये जुल्म रुकेगा नहीं अभी तक। चीमा साहब पंजाबी च कहते ने इंतहा नहीं देखनी चाहिए, कहते ने एंड ना देखो, अखीर नहीं देखनी चाहिए। मेरा ख्याल ये अखीर देखना चाहते हैं पाकिस्तान की। चले फिर आज याद आ रहा है मुझे तीसरा बंदा और कह देता हूँ, फैज अहमद फैज की बात है। किसी ने पाकिस्तान तबाह होने खत्म होने वाला है, उन्होंने कहा था खत्म नहीं हो रहा है, ऐसे ही चलेगा, सजा है। वो कहते सजा है, मारना नहीं है ना, पानी पिया पिया के मारना है, पैंडा करा करा के मारने लगे ना। ये पाकिस्तान जो है 250 मिलियन लोगों को सजा दे रहे हैं, सजा है ये, बददुआएं भी हैं, सजा भी है। ये 250 मिलियन लोग, आप 250 मिलियन लोग ऐसे हो कि हर वक्त गुस्से में रहते हो, हर वक्त गुस्से में, गुस्सा ही गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा। और गुस्सा किस चीज के खिलाफ है चीमा साहब? तालीम के खिलाफ गुस्सा है, इंग्लिश के खिलाफ। इंग्लिश कहते खुलफाए राशिदीन का दौर चाहिए 6वीं सदी का, 7वीं सदी का। हालांकि मजहब के अंदर, इस्लाम के अंदर है इज्तिमा और इत्तेहाद। मैं इनसे एक सवाल ये करना चाहूंगा कि तुम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इस्लाम को किस तरह कंपैटिबल करोगे? जो तुम्हारी जिंदगी, इस्लाम तो खुद कहता है कि इनोवेशन की, तरक्की की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, इन चीजों पे जाएं। चीमा साहब देखें, तरक्की हो रही है, मुझे ये बताएं, जहाजों में एयर कंडीशनों में बैठते हैं, रोजे को उस तरीके से अडॉप्ट करना चाहिए ना। ये कौन सा रोजा है कि सारा दिन रोजा रख के, तो इंडियन फिल्में देखे, दुकान बांध के सारी रात दुकान खोल के बैठे, ये रमजान है। फिर उसके बाद चीमा साहब मैं तो बल्कि वेस्ट में यहां तक देखता हूं, ईद वाले दिन सारे शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं टू सेलिब्रेट रमजान। ये रमजान चले चीमा साहब, फिर इनकी मर्जी है, फिर क्या कहा जा सकता। तो दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भाई भारत जो है, मतलब कि भाई भारत की जो इकोनॉमी है ना, इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि भाई अमेरिका भी लाचार है कि भाई साहब रोक ही नहीं पा रहा। अमेरिका मतलब कि जो ट्रम्प मतलब कि भाई साहब आया था, अपने इलेक्शन मतलब जीत के आया था, उसने कहा था कि भाई मैं वॉर नहीं करूँगा किसी के साथ, मैं किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करूँगा, मतलब कि अमेरिका को फर्स्ट करूँगा भाई साहब, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी अपनाऊँगा, अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया था उस डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है भाई साहब, वो डोनाल्ड ट्रंप भाई भारत को रोक ही नहीं पाया भाई। भारत को मतलब कि भाई साहब उनका काम क्या था? उनका सबसे पहला काम था कि भाई भारत को सबसे पहले रूस से अलग करो, मतलब कि रूस के साथ में जो भारत की जो पॉलिसीज़ चल रही है ना, भारत रूस से तेल खरीद रहा है भाई, वो तेल खरीदना पहले बंद करवाओ। ठीक है, और भाई ये यूक्रेन और रशिया की वॉर भी रुकवाओ। ठीक है भाई साहब, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं दुनिया में वो सब रुकवाओ। चाइना से भी अपने हालात ठीक करो। ठीक है भाई साहब, और अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाओ। ठीक है भाई, लेकिन सबसे पहले झटका तो भाई भारत से लगा भाई। भारत ने मतलब कि भाई साहब बोल दे कि भाई देखो हमारी पॉलिसी ना भाई सबके साथ में है, हम सबके साथ में बात मतलब कि बात भी करेंगे, अपना कारोबार भी आगे बढ़ाएंगे, तेल भी खरीदेंगे, लेकिन भाई किसी से भाई हम बातचीत करें या ना करें हमारी मर्ज़ी है भाई। ठीक है, हम किसी के साथ ट्रेड करें, किसी के साथ ट्रेड करते हैं या नहीं करते, वो सब हमारी मर्ज़ी होनी चाहिए। आपकी मतलब कि भाई सब सारी बातें नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो भाई भारत ने किसी एक शक्ति गुट पर पूरी तरह निर्भर होने के बजाय अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और खाड़ी देशों और अन्य साझेदारों के साथ में अपने हितों के अनुसार संबंध बनाए हैं। यही वजह है कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाते समय यह नहीं मान सकता कि भारत के पास विकल्प नहीं है। 2026 के विश्लेषणों में भी भारत की इस स्ट्रैटेजिक हेजिंग नीति को महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है, यह शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि अमेरिका इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना चाहता है। भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, उसकी भौगोलिक स्थिति भी बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए वॉशिंगटन के लिए भारत को केवल दबाव डालने वाला देश की तरह देखना आसान नहीं है। ठीक है, भारत के साथ रक्षा, तकनीक, समुद्री सुरक्षा और सप्लाई चेन्स में सहयोग अमेरिका के अपने रणनीतिक हितों में से जुड़ा हुआ है। ठीक है, भारत अमेरिका संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच रक्षा, एआई, क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। मई 2026 में मार्को रूबियो की भारत यात्रा के दौरान क्रिटिकल मिनरल्स और रणनीतिक सहयोग पर भी काम आगे बढ़ा।
यानी अमेरिका के लिए भारत को नाराज़ करने की कीमत केवल व्यापार में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स में भी हो सकती है। ठीक है, मोदी सरकार की शैली ये रही है कि सार्वजनिक रूप से टकराव बढ़ाने के बजाय बातचीत जारी रखी जाए और साथ साथ दूसरे विकल्प खुले रखे जाएं। 2025 में अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाए जाने के बावजूद भारत ने बातचीत जारी रखी और दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध भी बढ़ाने की कोशिश की। 2026 की शुरुआत में दोनों देशों ने इंटीरियम ट्रेड फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई और अमेरिका ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने की घोषणा की। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था छोटी और भारी निर्भरता बहुत ज़्यादा होती है तो बड़ी शक्ति का दबाव ज़्यादा प्रभावी होता है, लेकिन भारत का बाज़ार विशाल है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी एम्बिशंस बढ़ रही है और वह चाइना+1 जैसी सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी में महत्वपूर्ण भूमिका हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अमेरिका के लिए भारत के साथ संबंध में प्रेशर और पार्टनरशिप के बीच संतुलन बनाना ज़रूरी हो गया है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि भाई अमेरिका भारत को धमकी दे सकता है। ठीक है भाई साहब, यह डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है। 2025-26 में अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए और ट्रेड प्रेशर भी बनाए रखा। अगस्त 2026 में भी कुछ भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ रेट कोटा को लेकर भारत ने WTO कंसल्टेशन मांगी। इससे साफ है कि भाई अमेरिका के पास अभी भी आर्थिक दबाव डालने की क्षमता है। असल बदलाव यह है कि भारत हर दबाव को बिना शर्त स्वीकार करने वाला देश नहीं है। मतलब कि भाई साहब ये सब चीज़ तो थी, लेकिन भाई साहब लोग सोचते थे ना कि भाई साहब ये चीज़ है, लेकिन भाई भारत को मतलब पता है कि भाई साहब कैसे प्रेशर को हैंडल करना है। ठीक है भाई साहब, भारत के पास कितने सारे विकल्प हैं। ठीक है, आज अमेरिका को भारत की ज़रूरत है इंडो पैसिफिक में चीन को बैलेंस करने के लिए, क्रिटिकल मिनरल्स और रेसिलेंट सप्लाई चेन्स के लिए, टेक्नोलॉजी और AI कोऑपरेशन के लिए, डिफेंस कोऑपरेशन के लिए, बड़े इंडियन कंज्यूमर मार्केट के लिए। और भारत को भी अमेरिका की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ग्लोबल मार्केट्स के लिए, डिफेंस कोऑपरेशन के लिए, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और AI इकोसिस्टम के लिए। इसलिए दोनों देशों के बीच संबंध प्रतिस्पर्धा, सहयोग, बातचीत का मिश्रण है। ठीक है, इसलिए हेडलाइन के रूप में अमेरिका, ठीक है भाई साहब, भाई मोदी की पॉलिसी से डर चुका है, ये बात तो भाई तय है। क्योंकि भाई साहब अब जो मतलब भाई साहब हालात ठीक किए जा रहे हैं ना भाई प्रेसिडेंट ट्रम्प के द्वारा भारत से भाई, क्योंकि भाई अमेरिका में तो इलेक्शन है ना, इलेक्शन तो जीतना बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है भाई अब डोनाल्ड ट्रम्प की। और भाई साहब क्या बोलते हैं भाई, एक चीज़ बोली जाती है अमेरिकन पॉलिटिक्स में कि भाई अमेरिकन लॉबी और इजरायली लॉबी, दो लॉबी हैं भाई जो कि भाई साहब अमेरिकन इलेक्शन को डायरेक्शन देते हैं। ठीक है भाई साहब, इजरायल लॉबी को भी खुश करना है और अमेरिकन लॉबी को भी खुश करना है अमेरिका को, तो भाई उसको बैलेंस करके चलते हैं और उसके बाद में जब जाके इलेक्शन जीते जाते हैं। वरना इलेक्शन जीतना इतना आसान नहीं है भाई अमेरिका में भाई साहब। ठीक है, मोदी की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ने भारत को ऐसी स्थिति में पहुंचाया है जहां अमेरिका भारत पर दबाव तो बना सकता है, लेकिन भारत को अपनी शर्तों पर चलाना पहले जितना आसान नहीं रहा। क्योंकि भाई चाय वाले मोदी ने ना मतलब कि भाई साहब ऐसा मतलब कि भाई साहब ऐसी कूटनीति बनाई है ना, कूटने वाली नीति बनाई है असल में। ठीक है भाई साहब, उसके सामने कोई टिक ही नहीं पाता, एक से एक धुरंधर भाई साहब चित्त हो जाता है भाई साहब मोदी के सामने। खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो कम से कम व्हाट्सएप पर जो शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।